की रिकॉर्डिंग देखनी होगी तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना। अगर आपको लग रहा है कि वैसे ही आपको मालूम पड़ गया कि आपकी मिस्टेक्स क्या थी तो वो भी जो है ठीक है। ठीक है। उसके अलावा हमने वीबीटी लास्ट कंप्लीट कर लिया था वीबीटी। ठीक है। और आज हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टार्ट करनी है। ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं, जैसे एक आपने वर्नर थ्योरी पढ़ ली थी, एक आपने राइट, तो वर्नर थ्योरी की हमने कुछ लिमिटेशंस देखी थी। ठीक है। जो हमने लाइक वीबीटी में पढ़ा, राइट। वीबीटी में हमने देखा कि किस तरीके से स्फीयर प्लेनर और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, देखा आपने, है ना। और वीबीटी में आपने हाइब्रिडाइजेशन देखा, काफी सारे कंपाउंड्स जो है देखी, उनकी हाइब्रिडाइजेशन आपने देखी। अब वीबीटी की भी कुछ लिमिटेशंस थी, राइट। अब क्या लिमिटेशंस है उसकी, वो हमें पढ़ना है। और फिर हम लोग आपकी जो नेक्स्ट थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली क्रिस्टल फील्ड आपकी तीन थ्योरी है, एक वर्नर थ्योरी, वीबीटी थ्योरी, और आपका वीबीटी कह रही हूँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये तीन थ्योरी आपके सिलेबस में है। दो हम कर चुके हैं, जिसमें से वीबीटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा उसका वेटेज है। और अगर मैं बोलूँ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का लास्ट 2 साल से उन्होंने वेटेज थोड़ा बढ़ा दिया। मतलब अगर मैं वीबीटी और सीएफटी की बात करूं तो पिछले 2 साल से सीएफटी से रिलेटेड ज्यादा सवाल आ रहे हैं। ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में नई चीजें हैं, राइट, जो आपको देखनी है। बड़े अच्छी अच्छी चीजें हैं, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है, राइट, मतलब कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसमें। और उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, अपने को 2-2.5 लेक्चर लगेंगे, राइट। उसके बाद फिर हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी आवर नेक्स्ट पार्ट। आइसोमेरिज्म में 2-2.5 लेक्चर लगेंगे। फिर उसके बाद अपना एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा मेटल इन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस, तो हम लोग वो खत्म करेंगे। तो अराउंड 10 to 11 डेज का ये चैप्टर है, 10 to 11 लेक्चर्स का ये चैप्टर है। उसके बाद हम फाइनली इनऑर्गेनिक और फिजिकल को खत्म कर देंगे अपना, और फिर जो है हम लोग ऑर्गेनिक पे जंप करेंगे। और ध्यान रखेंगे ऑर्गेनिक में मैं डायरेक्ट आपको हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन नहीं कराऊंगी, मैं जैसे एनसीईआरटी में है, राइट, एनसीईआरटी को थोड़ा मैं लाइक फॉलो कम करूंगी, बिकॉज उसमें काफी कम दिया हुआ है, बट पेपर में थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वी विल जंप इनटू द हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स। ठीक है। ओके नितिका, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी हम स्टार्ट करते हैं। निशांत आ गया है क्या क्लास में? ओके। आप लोगों को थम्स अप देना है इफ यू आर ऑलरेडी इन द क्लास, राइट, अगर मैं नाम पूछ रही हूँ तो किसी का। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, मेरे को एक चीज और पूछना था। हाउ मेनी ऑफ यू कंप्लीटेड द डीपीपी ऑफ वीबीटी? कैन यू रेज योर हैंड? कोई बात नहीं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने क्वेश्चन रह गए। जिन्होंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया वो मुझे बता दो। ओके, तो 13 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंप्लीट कर, और 19 क्या आप लोगों ने मेरे साथ शेयर भी कर दिया है? जिन्होंने मेरे साथ शेयर कर दिया है कैन यू रेज योर हैंड, बाकी प्लीज नीचे कर लीजिए हाथ। जिन्होंने मेरे साथ शेयर कर दिया है वो प्लीज हैंड रेज कर लो। ऑल राइट। तो 9 बच्चे हैं जिन्होंने शेयर किया है, अब नीचे कर लो हाथ। तो प्लीज जो बाकी बच्चे हैं जिनका आधा हो गया है वो कंप्लीट करो, और जिन्होंने हाथ खड़ा ही नहीं किया है वो भी मुझे दो। मैंने आप लोगों को कहा था कोई बात नहीं, इट्स ओके, बाद में कर देना शेयर मेरे साथ, बट प्लीज कर देना, है ना। जिनका बिल्कुल, जिन्होंने हाथ ही नहीं खड़ा किया है वो भी थोड़ा सा अब मुझे शेयर करो, राइट। मैं एक एक बच्चे को रीच आउट नहीं करने बैठूंगी कि बीबीटी का दो। अगर मैंने मेन ग्रुप में डाल दिया है मैसेज, इसका मतलब वो सबके लिए है वो मैसेज, राइट, पर्टिकुलर नहीं है कि
कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए नहीं, वो सबके लिए है। क्लियर है? चलिए। जिसको वीबीटी नहीं है, वीबीटी तक नहीं आता है, अपना प्लीज करो उसको, वरना तुम्हें पूरे चैप्टर में दिक्कत होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को मुझे करके दिखाना। आर यू रेडी? चलिए प्लीज ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। एवरीवन ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन, देन वी विल मूव टू अहेड, राइट? Very good, Lovepreet and Pranchul. First, you need to find out the number of homoleptic complexes. तो homoleptic complexes कौन से वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं? पूर्वांशी, यू टेल मी, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन से होंगे इसमें से, जरा बताओगे आप? यस मैम। बताओ। मैम हाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। हाँ, होमोलेप्टिक बताओ ना कौन से होंगे। हाँ मैम सेंट्रल मेटल एटम जो बॉन्ड बनाते हैं लिगेंड के साथ। नहीं बेटा, वो होमोलेप्टिक होते हैं। होमोलैप्टिक का मतलब क्या है यहाँ पे? अगर आपके कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक ही तरह के लिगेंड्स है ना, तो वैसे वाले कॉम्प्लेक्सेस होमोलैप्टिक होते हैं। पढ़ लो भाई तुम लोग, ठीक है? सो यहाँ पे एक ही तरह के लिगेंड हमारे को ए में दिख रहे हैं, राइट? मुझे बी में दिख रहा है और मुझे डी में दिख रहा है, राइट? सी को मैं बिल्कुल भी नहीं चेक करने वाली आगे, बिकॉज दीज आर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। मेरे से सिर्फ बात की गई है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की। वेरी गुड, जिन्होंने हैंड रेज किया है, वेरी नाइस, राइट? चलिए अब आपको ये बताना है इन होमोलेप्टिक में से ओड नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन किस में है। तो फर्स्ट वी विल चेक विद फर्स्ट वाला, FeO4 वाला। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे, कोई बात नहीं नितिका, ओके, अभी स्टार्ट ही किया है मैंने। तो x माइनस 8 इज इक्वल टू -2, तो x आ जाएगा आपका, कितना आया? +6 आया। यस और नो? यस मैम। ठीक है। तो आयरन क्या होता है हमारे पास? आर्गन 18, 4h2, 3d6। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे Fe+6 लिखना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, ठीक है, और 4 यहाँ से जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 3d4। तो ये तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए डी में, तो ये तो नहीं हो सकता। तो अब देख लो आप, ए नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, राइट? तो कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर 3। तो 3 एक बार चेक भी कर लो। बी में देखो, Fe+3 में है, और Fe+3 में D5 होते हैं, तो ये 5 है, यानी कि ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसके अलावा चेक करो डी वाले में, तो कोबाल्ट +2 में है, कोबाल्ट +2 D7 होता है, तो ये भी ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट? ओड नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स आपको बताने थे। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है? इसमें आप आराम से +4 ले सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, ठीक है जी? ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखो अब हमारे पास कुछ लिमिटेशंस है वीबीटी की। आपको ये रट्टा नहीं मारना है, नीचे कर लीजिए हाथ सारे बच्चे। आपको रट्टा नहीं मारना है इनका, राइट? आपको ना ही कोई
लाइक पूछेंगे आपसे बोर्ड्स में भी, रेयर चांस है कि वो आपसे वीबीटी के लिमिटेशंस पूछेंगे, वेरी रेयर चांस, और ना ही आपसे जेई में पूछेंगे। लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है। जब आप कोई नई थ्योरी पढ़ रहे होते हो तो पहले वाली में क्या खामियां थी, क्या लिमिटेशंस है उसकी, ये यू शुड नो। तो वीबीटी में आपको दिख ही रहा होगा, वीबीटी में बहुत सारी चीजें थी ना जो मैं आपको बता रही थी, ये तुम्हें ध्यान रखना होगा, दिस इज द स्पेशल केस। तो वही एक्चुअली में इसकी लिमिटेशंस भी हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं बिल्कुल जो मैंने पढ़ाया है मैं उस पे जाती हूँ, तो मैंने आपको क्या बोला कि आप ये याद कर लो कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करा रहे हैं, वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करा रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? जबकि वीबीटी ने कुछ भी नहीं बताया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड की स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग क्यों करा रहे हैं, वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग क्यों नहीं करवा रहे हैं, ये नहीं बताया था कुछ। यस और नो? इवन जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी वो सीएफटी ने बताई थी, ना कि वीबीटी ने। तो सबसे पहले तो यही लिमिटेशन हो गई। और दूसरी चीज है ना ही उसने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में डिस्टिंग्विश किया था मैम, ये सेकंड लिमिटेशन हम बोल सकते हैं। तीसरा, जैसे तुम्हें याद है मैंने एक एग्जांपल भी करवाया था जिसमें अपन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफेरेंस करा रहे थे, याद आ रहा है? और एक हमने एग्जांपल लिया था कि sp2 डिहाइड्रेशन आ रही है, dsp2 कहीं पे हमें लग रहा था कि टेट्राहेड्रल हो सकता है, बट वो dsp2 हमें मिला। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कुछ इसमें ना कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है वीबीटी ने हमें, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कहीं भी हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कलर की बात नहीं की है कि ये कॉम्प्लेक्स लाल कलर का होता है या पीले कलर का होता है, तो कलर की बात हमने कहीं भी नहीं किया है। कलर की तो हमने वर्नर थ्योरी में भी बात नहीं की, वो हम सीएफटी में करेंगे, राइट। अच्छा, हमने कहीं पे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में भी नहीं डिस्कस किया कि मैम ये वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल है ना। वी हैव नॉट डिस्कस्ड एनीथिंग अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, चाहे वो वर्नर हो चाहे वो वीबीटी हो, तो वो हम डिस्कस करेंगे सीएफटी में। क्लियर है? अच्छा, उसके अलावा एक और लिमिटेशन आप बोल सकते हो वीबीटी में क्या हुआ है, याद करो मैंने तुम्हें बताया था। वीबीटी में पहले देखा गया उस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आ रहा है, उस मैग्नेटिक मूवमेंट को यूज करके उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन निकाली। यस और नो? तो जब तक उनको मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं पता चलेगा वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल पाएंगे, राइट। तो ये भी इसकी वन ऑफ द लिमिटेशन थी। मतलब हमारे लिए क्या कन्वीनियंट रहेगा, हमारे लिए तो क्योंकि हमें एग्जाम में सवाल करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें पता है तो हम जो है वो निकाल सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल गए तो वी कैन इजिली गेट टू नो अबाउट द मैग्नेटिक मूवमेंट, राइट। तो आई थिंक इसमें कुछ रट्टा मारने जैसी तो है ही नहीं चीज, है क्या रट्टा मारने वाली चीज? तुमको मेन 3-4 ध्यान रख लोगे तो चलेगा। There is nothing like ratifying the limitations of VBT. अब इनमें से कौन कौन सी खामियां CFT दूर करेगा? देखो, सबसे पहले तो वो बताएगा कि why strong field ligand do pairing, right? weak field ligand क्यों नहीं करा pairing, ये हमें CFT बताएगा। कलर के बारे में भी CFT बताएगा, स्टेबिलिटी के बारे में भी CFT बताएगा। तो काफी सारी चीजें जो है वो सॉल्व कर देगा हमारी। और अगर तुम्हें याद हो वीबीटी में हम कह रहे थे ना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वहां पे ये सब चीजें तुम्हारी खत्म हो जाएंगी। बट ये चीजें तुम्हें पता चलेंगी 8:15 8:30 हो जाएगी ना, तब तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। एक बच्चों को ना बहुत डाउट आता है कि मैम जब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का सवाल आएगा तो हम वो कौन सी थ्योरी से करें। मैंने देखा है बहुत बच्चे ना सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हाइब्रिडाइजेशन के सवाल करने लगते हैं। बट ध्यान रखना, ये कहीं पे डब्बा बना के लिख लो, जब भी तुम्हारे पेपर में हाइब्रिडाइजेशन से सवाल आएगा, जब जहां पे भी तुम्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिखेगा और जब भी तुमसे सवाल हाइब्रिडाइजेशन का आएगा, तुम उसको वीबीटी से ही सॉल्व करोगे, सीएफटी से करोगे गलत आएगा, ठीक है। वीबीटी से ही आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। दूसरा, अगर आपके पास सवाल आता है ये बताने का कि मैग्नेटिक बिहेवियर बता दो, मतलब ये पैरा है या डाया है, ये आपकी मर्जी है। आप सीएफटी से कर सकते हो, आप वीबीटी से कर सकते हो। ये बात आप क्लियर रखेंगे क्योंकि आपको फिर वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम ये सीएफटी की, मैम आपने इतनी तारीफ कर दी तो थोड़ी सी इसके बारे में बताते हैं कि है क्या ये, ठीक है।
हाँ बेटा, समवन रेज देयर हैंड, बोलो। मैम एक बार सेकंड और फिफ्थ पॉइंट बता दो वापस। क्या कर दूं? सेकंड फिफ्थ पॉइंट एक्सप्लेन कर दो। जल्दी सुनो। फर्स्ट वाले में ये है कि वो नहीं बता पाया था वीबीटी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में क्या मतलब बेसिकली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वीक फील्ड लिगेंड है, वो सीएफटी ने बताया था, तो हम वो सीएफटी वाला पॉइंट वीबीटी में पढ़ रहे थे। दूसरा क्या है, वीबीटी में पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता लगाए गए, मतलब पहले मैग्नेटिक मूवमेंट से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पता लगाए गए, फिर हाइब्रिडाइजेशन निकाला वीबीटी में, राइट। जबकि हम करते क्या है, नॉर्मली पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, फिर अनपेयर्ड हमें इलेक्ट्रॉन्स पता चलते हैं, तो ये इसकी वन ऑफ द लिमिटेशन यहाँ पे थी, ठीक है। तो बस यही है, आगे चलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। बहुत रट्टा नहीं मारना है तुम लोगों को, मेन पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अब देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या था, अब इसकी भी कुछ एजम्पशन थी। अगर तुम्हें याद हो बीबीटी में क्या बताया गया था, बीबीटी में बेसिकली ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट था, हाँ या ना, जहाँ पे जो मेटल की खाली ऑर्बिटल्स थी उनकी हाइब्रिड मिक्सिंग होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं, फिर जो लिगेंड है उनके साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, ये सबको याद है। जबकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो इस पे बेस्ड नहीं है। इसके अकॉर्डिंग जो मेटल और लिगेंड का बॉन्ड होगा वो क्या होगा, प्योरली आयनिक होगा, यस और नो। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मेटल और लिगेंड का बॉन्ड प्योरली आयनिक होगा, मतलब उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यस और नो। तो सबसे पहली असम्पशन यही थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, और इसी को ही लेके इसने आगे पूरी थ्योरी बताई हुई है, ठीक है। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, देखो नाम इसका क्रिस्टल फील्ड क्यों रखा, आप लोगों ने सुना होगा क्रिस्टलाइन लैटिस सुना होगा, जैसे मैं अगर NaCl का क्रिस्टलाइन लैटिस की बात करूं तो उसमें क्या होता है, लैटिस में Na+ और Cl नेगेटिव के आयंस अरेंज्ड होते हैं 3D में, यस और नो, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उनमें कैसा अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट। तो यहाँ पे इसमें क्या बोला गया है, क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, तो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होगा वो प्योरली आयनिक होगा। दिस वाज द फर्स्ट assumption, राइट। किसी ने हैंड रेज किया हुआ, यशराज कुछ पूछना है क्या? ओके मैम पहले से। ओके, सेकंड देखो, सेकंड में क्या है, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसमें क्या किया गया, जो लिगेंड्स है, लिगेंड सबको बता दिए मैंने, पढ़ा चुकी हूँ मैं, जो लिगेंड्स है उनको ट्रीट किया गया है एज अ पॉइंट चार्ज, राइट। जैसे कि पॉइंट चार्ज मतलब जैसे कि मान लो Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस, तो जो इस तरीके के लिगेंड्स हैं इनको पॉइंट चार्ज की तरह इनको कंसिडर किया गया है, इन पे नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो ऐसे वाले लिगेंड्स को ट्रीट किया गया एज अ पॉइंट चार्जेस। और अगर मान लो तुम्हारे पास कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सपोज पानी है, वाटर, ठीक है, यहाँ पे क्या कंसिडर किया है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के केस में डायपोल को कंसिडर किया गया। डायपोल जैसे कि जैसे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, दिख रहा है आप लोगों को। और ये अब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, मेटल के साथ इंटरेक्ट करेगा, राइट। तो इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल डायपोल देखा गया, इन केस ऑफ अनायंस लिगेंड्स को पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट किया गया। इसमें कुछ खास है नहीं, ना ही आपसे पूछा जाएगा, बट ये assumption है, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, बस आपको ये ध्यान रखना है, मेटल होगा और मेटल के पास यहाँ पे लिगेंड अप्रोच करने वाला है। अब जब लिगेंड मेटल को अप्रोच करेगा तो उससे क्या होगा, ये हमें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो बेसिकली बेटा अगर मेटल को लिगेंड अप्रोच करेगा तो कौन कौन से टाइप के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है पिक्चर में आएंगे। तो पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, देखो मेटल के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है, देखो इधर, ठीक है, और लिगेंड के पास नेगेटिव चार्ज है, तो एक तो ये अट्रैक्शन हो गई, यस और नो, मेटल कैटायन और लिगेंड के नेगेटिवली चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। दूसरा होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। रिपल्शन किसके बीच में होगा, देखो जो सपोज लिगेंड है, मैंने F नेगेटिव ले लिया, इसका न्यूक्लियस होगा, अपना न्यूक्लियस होगा, राइट और नोट,
मेटल का भी न्यूक्लियस होगा, सपोज मैंने क्रोमियम ले लिया, तो इनके न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, राइट। अच्छा, और क्योंकि ये मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, तो इसके पास डी इलेक्ट्रॉन होंगे, डी और बाइटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, लिगेंड है इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, यस और नो। तो यहाँ पे जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगी वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। यानी कि पूरी थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जो मेटल के डी और बाइटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और लिगेंड के पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे, देयर विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल एंड लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स। और जब इनमें रिपल्शन होगी, जब देखो लिगेंड पास आएगा मेटल के, तो नो डाउट रिपल्शन होगी, और रिपल्शन की वजह से क्या होगा, यही हमें इस पूरी थ्योरी में पढ़ना है। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? तुम्हें ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? राइट, चलिए आइए चेक करते हैं क्या होगा। प्लीज सुनते जाना, लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, ना तो ये तुमसे तुम्हारे बोर्ड्स में पूछेगा और ना ही तुम्हारे ये जेई में पूछेगा। बोर्ड्स में क्या पूछेगा, जेई में क्या पूछेगा, मैं अभी बताऊंगी तुम्हें। थोड़ी देर शांति से बस तुम्हें सुनना है, राइट। इस थ्योरी को ऐसे सुनो कि मैम एक कहानी सुना रही है, वो समझो कि क्या है, राइट। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जब मैं बोलूंगी तब लिख लेना, जहां पे लिखने की बारी आएगी वहां मैं बता दूंगी। अभी तक कुछ खास लिखने का नहीं है इसमें, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाने से पहले, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, राइट। आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, दिख रहा था आपको। तो अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है, थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में लेके जाऊंगी आपको, जो कि आप 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कि डी और बाइटल की शेप्स कैसे होती हैं, ठीक है, ये आपको जानना है, ठीक है। तो ये शेप्स एक बार मैं फिर बता देती हूँ। डी में 5 और बाइटल होती हैं, कौन कौन सी, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, ये 3, और डी एक्स स्क्वायर डैश और डी जेड स्क्वायर, राइट। अब जो इधर ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, जो ये है हमारे पास डी एक्स वाई, इसका मतलब क्या है कि जो एक्स वाई प्लेन में है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जेड वाले प्लेन में वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, तो अगर आपको दिख पाए ये एक्स वाई प्लेन होगा, राइट। तो ये जो लोब्स आपको दिख रहे हैं ना, दिख रहा है आपको डबल डम्बल, तो ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यस और नो। तो ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। एक्स जेड में क्या होगा, ये एक्स जेड बना रखा है, ठीक है, एक्स जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और वाई जेड में वाई जेड प्लेन में होगी। तो अगर तुम ध्यान से देखो मेरा बेटा, तो जो ये लोब्स बना रखे हैं ये इन बिटवीन द एक्सिस बना रखे हैं, यस और नो। एक्सिस के बीचों बीच बने हुए हैं क्या, ध्यान से देखो ना थोड़ा सा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है। ऐसे ही एक्स जेड में भी देखो, एक्सिस के बीचों बीच है एक्स जेड, ये आपको दिख रहा होगा वाई, बिकॉज मैं 3D आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, राइट, इस वजह से। बट एक्स जेड में मतलब एक्स जेड प्लेन में आपको ये लोब्स दिखाई दे रहे हैं इन बिटवीन द एक्सिस, राइट। वाई जेड में वाई जेड प्लेन में। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ऐसे ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स बोलते हैं, और जो लोब्स है वो किसके बीच में है, लाई इन बिटवीन द एक्सिस, हाँ या ना, ठीक है। यहाँ पे देखो जो बाकी दो है हमारे पास डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्स वाई प्लेन में है, और ये अगर तुम ध्यान से देखोगे लोब्स जो है, ये देखो ये देखो, ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स हो गया ना, और ये वाई, ये माइनस वाई हो गया, तो आपको दिख रहा है ये वाई यहाँ पे, तो ये एक्सिस के ऊपर है लोब्स, दिख रहे हैं सबको। ये जो लोब्स हैं डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर वाले,
वो एक्सिस के ऊपर है। ऐसे dz स्क्वायर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है आपको एक्स वाई प्लेन में भी थोड़ी बहुत दिख रही है, बट मेजरली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको जेड एक्सिस पे दिख रही है, और ये भी एक्सिस के अलोंग जो है लोब्स बनाए गए हैं, मतलब एक्सिस के ऊपर लोब्स बने हुए हैं, और ये रिंग आपको दिखाई दे रही है, ये एक्स वाई प्लेन में थोड़ी सी आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखा रही है। अपन पढ़ते थे डोनट शेप है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे इसको कि ये वाले कौन से ऑर्बिटल्स हैं, ये एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, यस और नो, बिकॉज एक्सिस के ऊपर है लोब्स। तो आप लिखोगे जो लोब्स है वो लाई कर रहे हैं अलोंग द एक्सिस। मैं धीरे इसलिए बोल रही हूं ताकि तुम्हें समझ में आए, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो फिर आप लोगों फिर मेरे से पूछोगे मैम दोबारा बता दो दोबारा बता दो, इसलिए मैं ऑलरेडी स्लो ही चल रही हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, तो क्या ये दिमाग में पिक्चर रहेगी तुम्हारी कि देयर आर 5d ऑर्बिटल्स, आउट ऑफ 5 3 आर नॉन एक्सियल, dxy dxz or dyz, and 2 are axial orbitals in which lobes are along the axis, dx square dash y square। कोई भी इसको ये नहीं बोलेगा dx square minus y square, ये गलत होता है बोलना, dx square dash y square आप बोलोगे, ठीक है, और dz square, ठीक है, याद रहेंगी, क्योंकि अगर ये आपको पता रहेगा तो मेरे लिए बेटा आसान होगा तुम लोगों को CFT पढ़ाना। आरुषि, भवानी, ठीक है क्या? परमिंदर, Yes. पूर्वांशी, यशिका, हरमीत, Yes, ma'am. सुखवीर, शिवम, प्रियांशु, Yes, ma'am. राजकमल, Yes, ma'am. ठीक है। लक्की जी हो क्लास में? थम्स अप नहीं, माइक अनम्यूट करके बताओ। Yes, ma'am. अच्छा, ओके। राजकमल मुझे ये बताओ कौन से लोब्स जो हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस हैं? कौन से लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस हैं, बताइए। राजकमल, कैन यू हियर मी? अरे बोलो, आवाज आ रही है मेरी या फिर आवाज मेरी चली गई या फिर मुझे म्यूट कर दिया है राजकमल ने? परमिंदर आप बताइए कौन से लोब इन बिटवीन द एक्सिस हैं? परमिंदर जी बताइए। अरे रिमूव कर दूंगी भाई ग्रुप से मैं, ध्यान रखना इस चीज की। हाँ, शर्म नहीं आती आप लोगों को? क्लास में क्यों बैठे हो? जाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए ऐसे बच्चे मेरी क्लास में। जा सकते हो। ठीक है, नीचे कर लीजिए हाथ, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा, हमें ना 3 कॉम्प्लेक्सेस में पढ़नी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। फर्स्ट वन इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, सेकंड टेट्राहेड्रल में, और थर्ड वन इज स्क्वायर प्लेनर में। जो जेई मेंस वाले लेवल पे बोलूं या एडवांस लेवल पे भी मैं बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल और क्या कहते हैं टेट्राहेड्रल पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट मैं स्क्वायर प्लेनर भी आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ऑक्टाहेड्रल में आप लोगों को पता है कोई भी नहीं लिखेगा कि मेटल के अराउंड कितने लिगेंड्स होते हैं, 6 लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो मैं रेड कलर से बना के दिखाती हूँ आपको, ये मेटल है ग्रे वाला, ग्रे वाली गोल, और ये जो ग्रीन वाली है ये आपके लिगेंड्स को दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। तो अगर मान लो मुझे इसमें एक्स वाई जेड एक्सिस दिखानी होगी तो मैं कैसे दिखाऊंगी? देखना, ऐसे हम दिखाते हैं ना, एक्स वाई जेड, कहीं पे भी दिखा लो एक्स वाई जेड, ठीक है। तो मैं दिखाना चाहूंगी, ये मान लेते हैं मेरी वाई एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर हम दिखाएंगे क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस या जेड एक्सिस।
और z एक्सिस, ठीक है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा -z, ये हो जाएगा आपका -y, और ये हो जाएगा आपका -x। बोलो यस और नो, इसमें कोई Yes, दिक्कत ma'am. नहीं ना? अच्छा, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, अगर नहीं भी किसी को पता है तो आप ये देखो, जो दो लिगेंड है एडजेसेंट पोजीशन पे, उनके बीच में एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। इसके बीच में भी 90 डिग्री का है, इसके बीच में 90 डिग्री का है, इसके बीच में भी 90 डिग्री का है, ठीक है। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इसमें हमें ये पता चल रहा है कि मैम, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करूंगी ना, तो जो मेरे लिगेंड है वो कहां से अप्रोच कर रहे हैं टूवर्ड्स मेटल? अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं। यस और नो? क्या ये बात तुम लोगों को दिख रही है कि जो लिगेंड्स है, लिख दूं क्या? लिगेंड्स आर अप्रोचिंग along the axis, yes or no, towards metal, हाँ या ना? तो एक बात बताओ, अगर लिगेंड एक्स एक्सिस से आ रहे हैं तो मेटल के पास क्या है मैम? मेटल के पास तो डी ऑर्बिटल है, हाँ या ना? बोलो। तो जो डी ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर है और लिगेंड भी एक्सिस से ऊपर आएगा, तो उनके बीच में क्या होने वाली है? रिपल्शन होने वाली है। यस और नो? क्योंकि लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है और मेटल के डी ऑर्बिटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है, राइट। बट जिनमें से 5 में से 3 ऐसी डी ऑर्बिटल है जो कि एक्सिस के बीचों बीच है। मैं बना देती हूँ कोई भी एक, और 2 ऐसी हैं जो अलोंग द एक्सिस है। तो लिगेंड भी एक्सिस से ऊपर आ रही है। तो तुम मुझे बताओ, 5 में से ऐसी कौन सी ऑर्बिटल, 2 ऐसी ऑर्बिटल होंगी जहां पे रिपल्शन बहुत ज्यादा होने वाली है? ऐसे डी ऑर्बिटल ज्यादा रिपल्शन फेस करेंगे जो कि एक्सिस के ऊपर होंगे। यस और नो? क्योंकि लिगेंड जो है डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं एक्सिस के ऊपर, तो ऐसे ऑर्बिटल जो अलोंग द एक्सिस लाई कर रहे हैं वो ज्यादा रिपल्शन फेस करेंगे, और ऐसे ऑर्बिटल जो कि एक्सिस के बीचों बीच है वो कम रिपल्शन फेस करेंगे, बिकॉज लिगेंड डायरेक्टली उनको अप्रोच नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे देखने वाला सीन बनने वाला है। मतलब कुछ ऑर्बिटल ऐसे हैं जो ज्यादा रिपल्शन फेस कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि कम रिपल्शन फेस कर रहे हैं। यस और नो? बताइए क्या कहते हो? तो मैं लिख सकती हूँ क्या कि जो dx square dash y square और dz square है which is along the axis face more repulsion, ये ज्यादा रिपल्शन फेस करेंगे, और जो हमारे पास dxy, dyz और dzx वाले हैं जो कि along the axis हैं वो लेस रिपल्शन फेस करेंगे। यस और नो? क्या कहते हो? बात ठीक है? हरनूर, राइट? चलिए अक्षरा, यस मैम। ठीक है। तो मुझे यहाँ तक बताओ, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम आई है क्या? क्योंकि अगर फिर यहाँ तक आई है फिर आगे दिक्कत आएगी। पहले बता दो यहाँ तक हो गया है तो मैं आगे चलूं। फिर हो गया मतलब ये किसका मतलब है कि हो गया ना, मतलब नो प्रॉब्लम ना? ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्या सारे बच्चे ये डायग्राम देख पा रहे हैं जो स्क्रीन पे ड्रॉ है? कोई बच्चा ड्रॉ नहीं करेगा इसको, कोई बच्चा इसको ड्रॉ नहीं करेगा। पहले सारे बच्चे समझेंगे फिर ड्रॉ करेंगे, राइट? तो मैं समझा रही हूँ अब आपको, प्लीज ध्यान से सुना। इट इज वेरी वेरी इजी। चलो अब जो ये मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेती हूँ, ये लो ध्यान से देखो। जो ये आपको 5D, ये जो 5 ऑर्बिटल दिख रही हैं, बेसिकली ये कौन सी वाली हैं? ये 5 की 5D ऑर्बिटल हैं जिसको हम आज से पहले ऐसे देख रहे थे। यस और नो?
तुम इसको ऐसे भी बना सकते हो, ये तो मैंने बेसिकली जहां से जो कंटेंट मैंने लिया है, जो मटेरियल मेरे पास है, तो उसमें इस तरीके से, डजंट मीन कि जो आप ये पढ़ते थे पहले वो गलत है। इज दैट क्लियर? तो ये डी की 5 ऑर्बिटल है और पांचों की जो एनर्जी है वो सेम है। ठीक है, जो पांचों की एनर्जी है वो सेम है। ऐसे वाले ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं? टी जनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं, जिनकी एनर्जी क्या होती है मेरा बेटा? सेम होती है। प्रवीण, यस और नो? ठीक है, अरे थम्स अप तो दे दो जिसका नाम मैं ले रही हूँ। कहाँ घूमो तुम लोग, क्लास में आते ही क्या करने हो, पता नहीं क्या करते रहते हो। खैर छोड़ो, मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगी, मेरा मूड बहुत खराब हो जाता है। राइट, जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए मैं पढ़ा रही हूँ बस। राइट, चलिए आइए। तो बेसिकली अभी यहाँ पे जो मेटल है ना बेटा, फ्री है। फ्री का मतलब क्या है? उसको लिगेंड ने अप्रोच नहीं किया है। क्लियर है? चलो अब क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी मेटल फ्री स्टेट में है, उसके पास कोई लिगेंड नहीं है, वो आराम से फ्रीडम में है, आराम से जिंदगी जी रहा है अपनी। अब एक हाइपोथेटिकल स्टेट आएगी। हाइपोथेटिकल मतलब सोचा नहीं है, हाइपोथेटिकल बस इमेजिन कर रहे हैं। तो इसमें हाइपोथेटिकल स्टेट में क्या होगा, अब जो मेटल है ना उसके सराउंडिंग में 6 साइड है उसकी, राइट, क्योंकि हम ऑक्टाहेड्रल पढ़ रहे हैं, राइट। तो उसकी जो 6 साइड है वहां से जो लिगेंड है उसको दिखेगा सामने आता हुआ। यस और नो? और अभी जो है मेटल से वो सारे सेम डिस्टेंस की दूरी पे हैं। यस और नो? तो उसको थोड़ा थोड़ा फील होगा कि भाई मुझे कोई अप्रोच कर रहा है, हाँ या ना? मुझे कोई अप्रोच कर रहा है दूर से। तो नो डाउट जब उसको दूर से दिख रहा है कि कोई मुझे अप्रोच कर रहा है, तो उसको कैसा फील होगा? रिपल्शन फील होगा। क्यों मैम? क्योंकि यार मेटल के पास डी ऑर्बिटल है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, कोई भी हो सकता है, क्रोमियम, जिंक, कोई भी हो सकता है। तो इसीलिए उसकी एनर्जी क्या दिखा रखी है? ज्यादा दिखा रखी है। क्या ये समझे तुम? सिमेट्रिकल फील्ड सजाई हुई है लिगेंड्स ने मेटल के चारों तरफ। चलो मैम ठीक है। अब माना कि अभी लिगेंड दूर थे, अब वो धीरे धीरे पास भी आएंगे। समझ लो, कहानी की तरह समझो, तभी थ्योरी समझ में आएगी। ठीक है, तो अब लिगेंड दूर है, पास 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 में आएंगे। तो अभी मैंने क्या कहा था, जो आपके 3 ऑर्बिटल है dx y, dy z, dz x, वो कम रिपल्शन फेस करेंगे, और dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर वो ज्यादा रिपल्शन फेस करेंगे। तो ध्यान से देखो, जो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अगर आप देखोगे तो 3 ऐसे ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी कम दिखाई गई है, और 2 ऐसे ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी ज्यादा दिखाई गई है। यस और नो? और ऐसे कौन से ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी ज्यादा दिखाई गई है? dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ठीक है, इनको हम ईजी बोलते हैं। बट व्हाट डज दिस मीन? ईजी मतलब, ईजी मतलब होता है, ई मतलब होता है डबली डीजेनरेट। डबली डीजेनरेट मतलब ऐसे 2 ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी सेम है। जी का मतलब क्या होता है? जीरेड। आपसे कोई पूछेगा नहीं, डोंट वरी, ना ही एडवांस में ना मेंस में, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। जीरेड, जीरेड का मतलब होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर आप देखोगे तो आपका जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। देख लो बेशक, नजर दौड़ाओ ना इस पे, बीच में खड़े हो जाओ, सेम डिस्टेंस से ऊपर मूव करो लिगेंड आएगा, सेम डिस्टेंस से अपोजिट डिस्टेंस में मूव करो लिगेंड आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स, मतलब जो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री है। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड जी। वी आर यूजिंग द वर्ड जी। जी रिप्रेजेंट जीरेड, और इसका मतलब होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। और जो नीचे वाला है जिसमें 3 ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी सेम है, उसको हम बोलते हैं T2G। T2G, इस T2G का मतलब क्या होता है? ट्रिपली डीजेनरेट। नए नए वर्ड्स हैं बट मुश्किल नहीं है, रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है। ट्रिपली डीजेनरेट याद आता है, मतलब याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस आपको याद रखना T2G और EG क्या है, बस।
ठीक है, चलिए अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे यहाँ पे बेटा, जो ये वाली स्टेट है ना, ये वाली स्टेट, ये आपकी ग्राउंड स्टेट वाली एनर्जी है ना, तो उससे तो इनकी एनर्जी ज्यादा ही है, मतलब जो ये T2Eg है इनसे तो इनकी एनर्जी ज्यादा ही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो पहले मेटल फ्री था, लेकिन जैसे ही उसको लिगेंड अप्रोच करेंगे, फिर चाहे कोई भी ऑर्बिटल हो, डी की पांचों सबकी एनर्जी राइज तो करेगी, क्योंकि रिपल्शन तो फेस कर रहे हैं ना, तो इसीलिए इनकी एनर्जी जो है ग्राउंड स्टेट एनर्जी से ज्यादा दिखाई दे रही है। दिख रहा है आपको सबको? ठीक है, हाँ अच्छा। लेकिन जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है उससे T2G वाले की एनर्जी कम है और Eg वाली एनर्जी ज्यादा है, और दोनों की एनर्जी जो होगी एवरेज एनर्जी शुड बी कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं एवरेज एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं? एवरेज एनर्जी लेवल, जिसका नाम होता है, अगर किसी ने स्कूल में पढ़ा हो तो हो सकता है ध्यान आ रहा हो, बेरी सेंटर। बेरी सेंटर इज एनर्जी, एवरेज एनर्जी लेवल, दिस इज बेरी सेंटर। ठीक है, और बेरी सेंटर से जो T2G का एनर्जी गैप है वो कितना होता है मेरा बेटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, हालांकि इसको तरीका भी है निकालने का, बट वो ना ही मेंस में पूछेंगे ना एडवांस में, फिर मैं वो नहीं करवा रही कि कैसे आया ये। तो एनर्जी जो गैप है इसका वो -0.4 डेलो है, और Eg बेरी सेंटर से Eg का जो गैप है एनर्जी गैप वो है 0.6 + 0.6 डेलो। अब यहाँ पे तुम्हारे सामने बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई है। पहली बात तो ये आती है, ये डेलो है क्या? गेटिंग माई पॉइंट? तो सुनो अब मेरी बात ध्यान से। जो ये T2G और Eg, जो आपकी डी ऑर्बिटल है ना, 5 डी ऑर्बिटल जो आपकी स्प्लिट हुई है T2G और Eg में, इनका जो एनर्जी गैप है वो किसके बराबर है? डेलो के बराबर है। और इस डेलो को क्या बोलते हैं? लिखेंगे सारे बच्चे, मैं ऊपर लिख दूं क्या? हाँ, ऊपर लिख देती हूँ। तो डेलो बेसिकली है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और ओ का मतलब क्या है? ऑक्टाहेड्रल, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अभी आपको नहीं लिखना है क्योंकि अभी आप सब समझ रहे हैं, आपके लिए बहुत नई चीजें हैं ये। ठीक है, फिर से सुनो, डेल का मतलब क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, क्योंकि देख रहे हो ना, जो 5 ऑर्बिटल थे स्प्लिट हो गए हैं। ठीक है, 3 नीचे चले गए, 3 ऊपर चले गए, लेकिन अब ये हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देख रहे हैं, तो O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे ये O ऑरेंज नहीं है, दिस O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल, राइट? सारे बच्चे बोलते हैं मैम डेल सर्कल, डेल सर्कल, दिस इज डेल O, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, और बेटा जो ये बेरी सेंटर है ना, इनका जो एनर्जी, एवरेज एनर्जी है वो आपकी सेम रहनी चाहिए, राइट? मतलब जितनी एनर्जी बेरी सेंटर से इंक्रीज हुई है उतनी ही डिक्रीज भी होनी चाहिए। तो अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे, या एक काम करो, दोनों का जब आप डिफरेंस ले लोगे तो कितना आएगा? कोई मुझे बता पाएगा? डेलो ही आएगा, यस और नो, है ना? तो इसीलिए जो है ये -0.4 डेलो और ऊपर वाला 0.6 डेलो। ठीक है, तो ध्यान से सुनो फिर से। बेरी सेंटर से जो Eg का एनर्जी गैप है दैट इज 0.6 डेलो प्लस में, और बेरी सेंटर से जो T2G का एनर्जी वो माइनस है। माइनस क्यों है? क्योंकि बेरी सेंटर से T2G की एनर्जी कम है ना, दैट इज वाई यहाँ पे माइनस है। इज दैट क्लियर? बट अगर आपसे कोई पूछे ओवरऑल एनर्जी क्या हुआ, तो ओवरऑल एनर्जी तो बढ़ गई है, ओवरऑल एनर्जी बढ़ गई है। क्यों? देखो ना, ये ग्राउंड स्टेट लेवल था और उससे तो जो ओवरऑल एनर्जी है वो बढ़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने काफी वर्ड यूज किए, T2G, Eg, डेलो, स्प्लिटिंग, है ना, बेरी सेंटर, ट्रिपली डीजनरेट, डबली डीजनरेट, काफी सारे वर्ड्स आई हैव यूज्ड, राइट? तो अब मैं चाहूंगी कि जितना भी मैंने ये बताया है इसको आप लिखना स्टार्ट कीजिए। तो बिल्कुल सेम पिक्चर हूबहू मैं नीचे यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको क्लियर पिक्चर दिखे कि क्या लिखना है और क्या छोड़ना है। एग्री? तो अब आप लिखना स्टार्ट कीजिए, बनाओ इसको फटाफट। अब मैं आपको दे रही हूँ 3 मिनट, आराम से जो आपका रह गया है उसको करो, और जल्दी करना थोड़ा सा। ये नहीं कि अलग अलग पेन यूज कर दो, पर्पल,
नीला, पीला, हरा, राइट। और जिसको जो डाउट है वो मुझसे आप पूछ सकते हो बेझिझक। पूरा मैम जो पूरा डायग्राम मुझे दोबारा से एक्सप्लेन करना है सिमरन? मैंने पूरा 15 मिनट का ज्ञान बांटा है इस पूरे डायग्राम में। हाँ लवप्रीत। मैम जो डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी इसलिए हाई हो जाती है क्योंकि लिगेंड्स अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं। यस यस, क्योंकि पहले डी जनरेट का मतलब क्या है, इन पांचों की डी एनर्जी सेम थी। अब देखो ध्यान से, बेरी सेंटर से इनकी एनर्जी सेम नहीं है, इनकी एनर्जी ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज हुई है। रीजन वही है जो आपने बोला है, क्योंकि लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं तो वहां पे स्प्लिटिंग देखने को आपको मिल रही है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कर दूं बेटा। जो पहले मेटल की 5 डी ऑर्बिटल थी, अभी पहले वो सेम एनर्जी की थी, बट जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेंगे, मैं सबको बता रही हूँ कि आपको क्या ध्यान रखना है। फिर से मेटल दोबारा नहीं बताऊंगी, दोबारा फिर रिकॉर्डिंग देख लेना तुम। मेटल की जो 5 डी ऑर्बिटल थी पहले, उसकी एनर्जी सेम थी। जैसे ही उसको लिगेंड अप्रोच करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो 5 डी ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी सेम नहीं है। 2 की एनर्जी ऊपर पहुंच चुकी है जिसको हम ईजी बोल रहे हैं, और 3 की एनर्जी नीचे आ गई। ओवरऑल एनर्जी बढ़ेगी नो डाउट, बट अगर हम बेरी सेंटर से देखें तो T2G लोअर एनर्जी लेवल है, दैट इज T2G। कौन कौन से ऐसे हैं जो T2G में आ रहे हैं? DXY, YZ, ZX। ईजी वाले में कौन है? DX स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर, राइट। अच्छा, बेरी सेंटर से T2G का एनर्जी गैप -0.4 डेलो है और ईजी का 0.6 है। और जो एनर्जी गैप है बिटवीन T2G एंड ईजी, वो कितना है? डेलो। और डेलो क्या है आपका? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। बस इतनी ही चीज याद रखना तुम लोग। आई थिंक अभी आ गया होगा थोड़ा थोड़ा समझ में। मैं नोट्स में तो सारा ही लिख दूंगी, अगर आपका कोई मिस आउट हो जाएगा तो आप देख सकते हो उसको। अभी फिलहाल ये लिख लो। मैम ये जो बैरी सेंटर से T2G और EG का जो डिफरेंस बताया, ये कांस्टेंट रहता है हर ऑर्बिटल, हर कॉम्प्लेक्स के लिए? अगर देखो ऑक्टाहेड्रल में यही रहेगा -0.4 और डेलो हर कॉम्प्लेक्स के लिए। बट जब आप आगे CFSC निकालोगे तो नो डाउट T2G में इलेक्ट्रॉन भी भरोगे आप। सपोज T2G में सपोज 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा आपका? -0.4 इंटू 2 करना पड़ेगा आपको, राइट। तो ऐसे करके हम आगे वो कैलकुलेट भी करेंगे। बट हाँ, जो डिफरेंस है बेरी सेंटर से वो इतना ही सॉरी, जो एनर्जी गैप है वो इतना ही रहने वाला है। T2G से -0.4 डेलो और 0.6 डेलो हर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे। लिख लो इसको। आई थिंक हो गया है क्या? दीपक हुआ है क्या नहीं हुआ? हश्मिता, ये मैम क्या हो नाम है, गया। जतिन, निखिल, निशांत, नितिश, प्रांशुल, यस मैम। आरुषि कर रहे हो आप? यस मैम। मैम EG और T2G की फुल फॉर्म क्या थी, एक बार बताना। T2G ट्रिपली डीजेनरेट, EG डबली डीजेनरेट। ऊपर मैंने लिखा हुआ है, देख लो। ये देख सेकंड, ये लो। ठीक है, चलो अब आगे और बढ़ते हैं। नई नई टर्म्स आएंगी तुम्हारे पास। ऑल राइट, तो सबसे पहली टर्म है पेयरिंग एनर्जी, है ना। सबसे पहली तो नहीं है ये, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके। अब ये पेयरिंग एनर्जी क्या चीज होती है ये आपको सीखना है। इससे पहले आपको ये तो याद है ना, जो हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कराई थी, वो मैंने दोबारा नहीं यहाँ पे डाली है CFT में, वो है ना आई थिंक सबके पास। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने देखा था लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से थे, एक बार देख लेते हैं। CN नेगेटिव, राइट, और आपका CO, ठीक है, NO2 नेगेटिव,
इथाइलिन डायमीन, ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड थे। वीक फील्ड लिगेंड में कौन आ रहा था हमारा, हेलोजन्स आ रहे थे, राइट। और आपका वो आ रहा था क्या बोलते, सल्फाइड था, OH नेगेटिव था। इवन ऑक्सलेट और वाटर ऑल्सो बिहेव एज अ वीक फील्ड लिगेंड, बट वो बॉर्डर लाइन में है, इसलिए मैं अभी उसको यहाँ पे नहीं डाल रही, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। तो बात ये आती है मैम, अब पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, ठीक है। देखो पेयरिंग एनर्जी नाम से ही पता चल रहा है कि जब तुम दो सिंगल इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाते हो तो नो डाउट तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, मान लो सपोज अपने पास ये 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब तुम इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पेयर करवा रहे हो, तो नो डाउट जब तुम एक साथ दो इलेक्ट्रॉन को रखोगे तो रिपल्शन होगी, यस और नो। अब रिपल्शन होगी, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, हाँ या ना। क्योंकि तुम दो इलेक्ट्रॉन को साथ में रख रहे हो, हमें पता है रिपल्शन होगी, यस और नो। तो पेयरिंग एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी होती है जो हमें चाहिए होती है टू फोर्स द टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, इज कॉल्ड अ पेयरिंग एनर्जी। जब आप दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कराते हो और उस पेयर अप कराने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। अब हो सकता है बेटा किसी कॉम्प्लेक्स के लिए पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो सकता है किसी कॉम्प्लेक्स के लिए पेयरिंग एनर्जी कम हो। कितनी होगी ये आप एक्सपेरिमेंटली बता सकते हो, वो हमें नहीं जानना है यहाँ पे कि कितनी होगी। स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कि पेयरिंग एनर्जी कितनी होगी, राइट। बट हमारे लिए यहाँ पे जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं आपको तरीका बताऊंगी कि कैसे आप बता सकते हो कि कहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद एक वर्ड आता है डेलो, जो कि मैं अभी बताई हूँ आपको। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि मेटल है, उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अप्रोच कर रहा है, तो आपको ये तो पता स्प्लिटिंग होगी। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो नो डाउट वो मेटल को अच्छे से अप्रोच कर पाएगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेसिकली बाइंडिंग करना चाहता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मेटल के पास आएगा तो स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी, ये आप ध्यान रखोगे। और अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो बेचारी स्प्लिटिंग भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है जी। तो अगर मान लो आपकी स्प्लिटिंग कम हुई और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हुई, कहने का क्या मतलब है, स्प्लिटिंग कम हुई, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हुई, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो भाई एक बात बताओ, अगर तुम्हें ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है पेयरिंग करवाने के लिए, क्या वो खर्चा तुम करवाना चाहोगे? आप कहोगे मैम हम तो नहीं करवाएंगे। तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में जो डेल हो है वो लेस देन पेयरिंग एनर्जी होता है। ये सब वीबीटी ने कहीं पे भी नहीं बताया था हमें, गेटिंग माय पॉइंट। हाँ, अगर मान लो कहीं पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है और पेयरिंग एनर्जी कम होती है, तो मतलब क्या हुआ मैम, पेयरिंग कराने के लिए ना ज्यादा खर्चा तो हो रही था, तो हम करा देते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवाते हैं। समझ आई? फिर से सुनो, वीक फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा ओ लेस देन पेयरिंग होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डेल्टा ओ ज्यादा होता है। तुम्हारे बोर्ड्स में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। अगर किसी के पेपर में एमसीक्यू लेवल मतलब लाइक एमसीक्यू वाला सिस्टम है तो वहां पे ही आता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में डेल ओ ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी होगा, वीक फील्ड लिगेंड के केस में डेल ओ लेस देन। और ध्यान भी क्या यार, रट्टा मत मारो, तुम खुद सोचो, इधर आओ, खुद सोचो। वीक फील्ड लिगेंड मैम, स्प्लिटिंग ही कम हो रही है मैम, पेयरिंग एनर्जी इतनी ज्यादा है, क्यों खर्चा कराना मैम। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अरे भाई स्ट्रॉन्ग है, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी और मैम पेयरिंग में कोई खर्चा ही नहीं आ रहा, तो पेयरिंग करा देंगे हम, यस और नो। और ये तो आप पहले भी सीख के आए हो ना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कराते हैं, वीक फील्ड लिगेंड नहीं कराते, और यहाँ पे तुम्हें पता चल गया ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, इसको लिख लो, इसको लिख लो।
जो आपका 23 अगस्त को पेपर हो रहा है, तो नो डाउट आपका 16 अगस्त को भी पेपर, 16 अगस्त में आपका एक चैप्टर आ रहा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगेन उन्होंने, आई डोंट नो कि मतलब कुछ हुआ है, लाइक इशू हुआ है मिसकम्युनिकेशन की वजह से। एक्चुअल में इट वाज नॉट सपोज टू बी ऐड, कौन सा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, बट वो ऐड हो चुका है, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम अपना सिर्फ कोऑर्डिनेशन प्रिपेयर करके जाओगे 16 अगस्त के लिए बेफिक्र होके, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म यू डोंट नीड टू प्रिपेयर, क्योंकि वो आपने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। और 23 अगस्त के लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है कोऑर्डिनेशन को। आपका डीएनएफ लो का भी रिसेंटली टेस्ट हुआ है, कोऑर्डिनेशन का भी हो जाएगा, तो ये 2 चैप्टर को तो ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाना। तो इसलिए कह रही हूँ साथ साथ वाली चीजें साथ साथ करते जाओ, ताकि बहुत ज्यादा बर्डन ना हो। और मेरे को लगता है कोऑर्डिनेशन सबका फेवरेट चैप्टर होना चाहिए, राइट। इससे क्वेश्चन आराम से बनते हैं, +4 आराम से मिलते हैं। चलो लिख लिया, आगे चल सकती हूँ मैं। चलो ठीक है। तो हम क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल लेके मैं बताती हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कौन सा ले हम, D4 ले ले, D4 ले लेते हैं हम। जब तक मेटल के डी ऑर्बिटल, पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, तो हुम्स रूल को फॉलो करो, 1 2 3 4। क्लियर है जतिन, आर यू लिसनिंग टू मी? यस मैम। ओके, ये वाला केस होगा हमारा जब डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी होगा, क्योंकि देखो स्प्लिटिंग यहाँ पे ज्यादा हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है, तो ये वाला केस ये होगा। क्लियर है क्या? चलिए, अच्छा एक बात बताओ, जब डेल्टा ओ लेस देन पेयरिंग है, इसका मतलब क्या होगा? पेयरिंग करवाने के लिए ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा तुम लोगों को। तो इसका मतलब जब तुम 4 इलेक्ट्रॉन भरोगे, ये T2G है और EG है, तो वहां पे पेयरिंग नहीं होगी, और जो पेयरिंग नहीं होगी तो कौन से लिगेंड्स होंगे? वीक फील्ड लिगेंड होंगे। और वीक फील्ड लिगेंड कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इसको कैसे भरोगे? 1 2 3, और 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पेयर नहीं होगा, ऊपर जाएगा। क्लियर है? ऊपर जाएगा, बिकॉज पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। चलिए, क्योंकि स्प्लिटिंग कम हुई है ना, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर भेजने में ही फायदा है। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, यहाँ पे क्या है? पेयरिंग एनर्जी कम है, मतलब खर्चा क्या है? कम है, तो पेयरिंग हम करा सकते हैं। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? पहले तो एक एक सिंगल सिंगल भरो डीजेनरेट में अकॉर्डिंग टू हुम्स रूल। उसके बाद जो 4th इलेक्ट्रॉन आएगा वो आप पेयर अप कराओगे। तो इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, जो कि क्या करवा रहा है? पेयर करवा रहा है, और हमारे पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। बेशक तुम वीबीटी में भी जा सकते हो। वीबीटी में जो हमारा D4 वाला कॉम्प्लेक्स था, ये वाला, अगर तुम्हें याद हो, तो उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बच रहे थे, और यहाँ पे भी देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बच रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग मैग्नेटिक मूवमेंट, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, CFT से भी बता सकते हो, बट जो हाइब्रिडाइजेशन वाली चीज है वो आप वीबीटी से ही बता पाओगे। क्या आपको दिख रहा है किस तरीके से मैंने कहाँ पेयरिंग करवाई है और कहाँ पे नहीं करवाई है? ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम ना थोड़ा सा और अच्छे से इसको, अच्छे से मतलब थोड़ा और डिटेल में जाके पढ़ते हैं। देखो मैम, ये इतना सारा आपने क्यों कराया हमें? ताकि हम क्या कर सके, ये कैलकुलेट कर सके। तो CFSC अब हमें कैलकुलेट करनी है, और वो CFSC है क्या? इसका मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड। ये आप मेरे साथ साथ लिखो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। जो छूट रहा है आपका, वो प्लीज आप जगह छोड़ लो उसके लिए। जसिका, आप लिख रही हो क्या? यस मैम। ओके, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ये हम लोग अभी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में वीबीटी ने नहीं बताया था, वो हम यहाँ पे देखेंगे भी सही, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में। तो CFSC निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लिखेंगे सारे बच्चे।
पहले लिख लो, -0.4 number of electron in T2G, n is number of electron in T2G, plus 0.6 n dash Eg, n dash मतलब number of electron in Eg, bracket 1, del O is crystal field splitting energy, plus n star p, ये क्या है आपका p पेयरिंग एनर्जी, और n स्टार क्या है, जो आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा रहे हो, राइट, इन कंपैरिजन टू नॉर्मल डीजेनरेट कॉन्फ़िगरेशन, वो आपका n स्टार होगा। आई नो अभी ये बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा n स्टार, जब हम अभी क्वेश्चन में करवाऊंगी तभी आएगा। अभी फिलहाल आप ये नोट डाउन कर लीजिए और ये भी लिख लीजिए कौन क्या क्या बता रहा है। आधे घंटे, अभी आधा घंटा है ना, आधे घंटे बाद तुम्हें सच में लगेगा कि मैम ये तो आसान है। मैम ये स्प्लिटिंग वाला सेम कंसेप्ट हमें टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में भी पढ़ना है। लेकिन ऑक्टाहेड्रल में ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और टेट्राहेड्रल में भी इंपॉर्टेंट है। टेट्रा देखो, जितना तुमने ऑक्टाहेड्रल पढ़ा ना, उससे आधे से आधा टाइम टेट्राहेड्रल में लगेगा और उससे भी आधा टाइम तुम्हें स्क्वायर प्लेनर में लगेगा। तो मेन यही है ऑक्टाहेड्रल, जिसमें बहुत टाइम लगेगा। हेमंत है क्या क्लास में? हेमंत, आई थिंक लिख लिया है। चलो अब हम इसको अप्लाई करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द CFSC। बेसिकली देखो, इसका मतलब है डिक्रीमेंट इन एनर्जी। देखो, अगर CFSC आपकी नेगेटिव में आती है तो इससे आपको ये पता चलेगा कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वजह से कितना एनर्जी में डिक्रीमेंट आया है जब आप हर कॉम्प्लेक्स के लिए निकालोगे, राइट। क्लियर है? चलिए अब हम वही देखेंगे आगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले पहले मेरे को करवाने देना, फिर उसके बाद तुम करना, ठीक है। चलिए आइए, देखो सबसे पहले मैं बात करूंगी D1 में, D1 के केस में CFSC कैसे निकालेंगे। देखो, D1 हो, D2 हो या D3 हो, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, या मैं बोलूंगी जो CFSC है, वो सेम आएगी। डजंट मैटर कि कौन सा लिगेंड है। ये हमने शायद वहां पे भी पढ़ा था PPT में कि लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर रहे हो वैसे ही आएगा। उसमें याद करो D2sp3 हमेशा हो रहा था। तो एक बात बताओ, अगर D1 है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है चाहे वीक फील्ड लिगेंड है, ऐसे ही तो फिल करोगे ना इलेक्ट्रॉन को। और D2 है, उसको ऐसे ही तो फिल करोगे, पहले लोअर एनर्जी वाला भरता है फिर अपर वाला, बट इलेक्ट्रॉन हमारे पास है ही नहीं भरने के लिए। देखना, यस और नो। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड, ऐसे ही भरेगा। तो अब निकाले हम CFSC। तो मुझे बताओ, बैरी सेंटर से, मैंने पूरा नहीं बनाया, ड्रॉ करना की जरूरत भी नहीं है। बैरी सेंटर से कितना है इसका एनर्जी गैप? -0.4 डेलो। तो अब इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए कितनी हो जाएगी CFSC, बताओगे मेरे को? 1 × -0.4 डेलो। पेयरिंग एनर्जी कोई आएगी नहीं क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन कोई पेयर करवाया ही नहीं, और EG में इलेक्ट्रॉन 0 है तो उसका भी कुछ नहीं आएगा। तो यानी कि कितनी आ गई CFSC D1 के लिए, D1 वाले कॉम्प्लेक्स के लिए? -0.4 डेल ओ। यस और नो? आया ना? ठीक है। अच्छा, इस D2 में कैसे निकालोगे CFSC? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन T2G? 2 मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एक का कितना होगा? -0.4, 2 का कितना होगा? -0.8 डेल ओ। निकाल लोगे ऐसे, बहुत सिंपल है। चलो और आगे बढ़ते हैं। D3 में क्या होगा? दिस इज T2G और दिस इज EG।
हाउ टू फिल द इलेक्ट्रॉन 1 2 3, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, डजंट मैटर. हाउ टू कैलकुलेट CFSC? अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, एक के लिए कितना -0.4, तो 3 के लिए कितना होगा 1.2 1.2 -1.2 डेलो. इसका मतलब माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे वाले कॉम्प्लेक्स जिसमें D3 है तो उसमें जो एनर्जी का डिक्रीमेंट आ रहा है कितना आ रहा है -1.2 डेलो. और जितना आपका CFSC नेगेटिव में आएगा ना वो उतना ही कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा. अभी मैं कंपैरिजन करके बताऊंगी, क्योंकि नो डाउट T2G लोअर एनर्जी है बेरी सेंटर से, EG की एनर्जी ज्यादा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन T2G में आएंगे नो डाउट वो वाला कॉम्प्लेक्स जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, राइट. बट अभी यहाँ पे कंपैरिजन नहीं होगा, कंपैरिजन वहां पे होगा जब हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का एक्चुअली रोल देखेंगे. फिलहाल D1 D2 D3 में लिगेंड का कोई रोल नहीं है. I hope it is clear. You can find out the magnetic moment, you can find out the magnetic behavior, but you cannot find out the hybridization. वो आप VBT से ही निकालोगे. इतना लिख लिया, लिख लो फटाफट, फिर मैं आगे चलूंगी. हम लोग पूरा D10 तक चलेंगे. 1 2 3 we have already discussed. हरनूर बोलो. मैम जो D1 से लेके D3 तक है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है T2G में जा रहे हैं तो एनर्जी कम होगी तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी ना, इस कारण. वो तो ठीक है, लेकिन आप कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे ना तब आपको पता चलेगा. अभी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का रोल नहीं है, राइट. जब आपका रोल आएगा 4 5 6 7 में, देन वी विल कंपेयर बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड. तो आप बता पाओगे लो स्पिन वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है हाई स्पिन. इसमें तो यार लो स्पिन और हाई स्पिन वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. D4, तो एक हम लेंगे वीक फील्ड लिगेंड वाला केस. तो वीक फील्ड लिगेंड वाला यहाँ पे ले लेते हैं और SFL वाला यहाँ पे ले लेते हैं. प्लीज ध्यान से देखिएगा, अब होगा यहाँ पे इम्पोर्टेंट. ऊपर EG होगा, ये तो पता चल गया ना सबको. नीचे T2G होगा. सेम यहाँ पे भी मैं बना लेती हूँ. ठीक है, अब आगे आओ. वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होती है तो कैसे भरोगे 1 2 3 4, हाँ या ना. हाउ टू कैलकुलेट द CFSC? 3 into -0.4 plus 1 into 0.6 डेल ओ. पेयरिंग एनर्जी नहीं लिखोगे, वीक फील्ड लिगेंड में कभी भी हम पेयरिंग एनर्जी नहीं लिखते हैं और तुमने पेयर करवाया भी नहीं, राइट. चलिए आइए, तो यहाँ पे -1.2 प्लस 0.6, तो ये कितना आ जाएगा -0.6 डेल ओ. यस और नो? कैलकुलेट कर तो लोगे ना. करणवीर हो जाएगा क्या कैलकुलेट? यस मैम. मेरे को जिस VBT की जिससे नहीं मिली है ना प्लीज मेरे को करके दीजिएगा. नेक्स्ट चलते हैं. यहाँ पे क्या है, SFL में पेयरिंग होगी तो पहले तो हुम्स रूल के अकॉर्डिंग एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे फिर पेयरिंग करवाओगे, हाँ या ना. तो यहाँ पे CFSC कैसे निकालोगे? 4 है ना, तो 4 into -0.4 डेल ओ, तो -1.6 डेल ओ. अब कंपेयर करो, तो ये हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा और ये हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा. तो जो हमारे पास D4 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसकी CFSC ज्यादा नेगेटिव में आ रही है. दिख रहा है आपको? अच्छा, यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी इन्वॉल्व होगी, यस.
कंपेयर, जब भी हमें पेयरिंग एनर्जी लिखनी होती है, यू हैव टू कंपेयर विद द वीक फील्ड लिगेंड वाला केस। तो वीक फील्ड लिगेंड में एक भी पेयरिंग आपको नहीं दिख रही है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेयरिंग आपको दिख रही है, तो यहाँ पे +1p आप लिखेंगे। इज दैट क्लियर? और करते हैं, मान लो कम समझ में आया, और करते हैं। T5 के केस में कैसे करेंगे? EG T2G, ये हमारा वीक फील्ड लिगेंड होगा, मतलब वीक फील्ड लिगेंड के केस में हम कराएंगे, और यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में देखेंगे। चलिए आइए, तो D5 देखो बेटा, 1 2 3 4 5, यहाँ कैसे भरेंगे? 1, थोड़ा सा मैं खुला सा बना लूं, यानी कि पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन T2G में आएंगे, 1 2 3 4 5, राइट। तो यहाँ पे CFSC कैसे निकालोगे? 3 इलेक्ट्रॉन इंटू -0.4, अभी टेंशन मत लो, तुमसे ही कराऊंगी मैं बाकी के, +2 इंटू 0.6, तो ये कितना आ जाएगा? CFSC यहाँ पे 0 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि जितनी एनर्जी रेज हुई है उतनी डिक्रीज हुई है ना, इस वजह से CFSC 0 आ रही है यहाँ पे। लो स्पिन में ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ये लो स्पिन। तो यहाँ पे क्या होगा देखना, जिसके जो भी डाउट्स होते हैं प्लीज अपने डाउट ग्रुप में भेजा करो, मैं मिस आउट कर दूंगी वरना पर्सनल ग्रुप में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि टॉपिक ऐसे है ना, नए नए हैं, डाउट आएंगे आपको फिर इसमें जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। तो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन बेटा T2G में है, तो कैसे करूंगी? 0.4 इंटू 5 डेलो, तो ये कितना आएगा? -2.0 डेलो। बट कंपैरिजन करो वीक फील्ड लिगेंड से, तो एक्स्ट्रा पेयरिंग आपने कितनी कराई है? 2p, तो यहाँ पे 2p आएगा। प्लीज आप थोड़ा सा अच्छे से खुला, मतलब तुम्हारे तो नो डाउट ज्यादा स्पेस होगा, तो प्लीज उसको अच्छे से लिखना। अब तुम क्या करोगे? मुझे D6 का करके बताओगे, ये कर लिया सबने साथ साथ, अब तुम मुझे D6 का D7 का करके बताओ। जगनप्रीत कर रहे हो? यस मैम। या सो गए, आंख लग गई? नो मैम, जाग रहा हूँ। चलो करो, मेरे को बताना कितना CFSC है। कोई भी आप पहले कर सकते हो, डजंट मैटर कि पहले SFL का करना है या वीक फील्ड लिगेंड। यशराज कैसे फिल करोगे D6 के केस में? D6 हाई स्पिन में कैसे करोगे फिल इलेक्ट्रॉन? मैम पहले सारे फिल हो जाएंगे 5 तक, फिर 6 दोबारा फर्स्ट में करेंगे। वेरी गुड। ये अब तुमने खुद से नहीं कराई है पेयरिंग, हाँ जी मेरा बेटा, ये तुमने खुद से पेयरिंग नहीं कराई है। 5 भरती है, अब उसको नीचे ही आना पड़ेगा। हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? ये खुद से ही आएगा नीचे, तुमने एनर्जी खर्चा नहीं कराया इसमें पेयरिंग कराने में। जब तुम जबरदस्ती खर्चा कराओगे ना तब होगा, राइट। ये वैसा वाला ही केस है जो हम पढ़ के आए हैं VPT में। देखो इधर 1 2 3 4 5, अब छठा यही आएगा। तुमने कुछ नहीं किया भाई, जब तुम इसको यहाँ पे भेजोगे ना तब खर्चा कर रहे हो तुम, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि मैम यहाँ पे तो एक पेयर है तो चलो चलो 1p करे, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो अब निकालो इसमें कितनी होगी? 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 इंटू -0.4 प्लस 2 इंटू 0.6, कितना आ रहा है? -0.4 डेलो। ठीक है। नितिका मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कैसे होगा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, कैसे होगी? मैम तीनों में ही पेयर आएंगे, मतलब वेरी नाइस, मतलब समझ में आ रहा है। 1 2 3
4 5 6। तो CFSC कैसे आएगी? 6 इलेक्ट्रॉन है, -0.4 लो, तो ये आ जाएगा -2.4 प्लस एक्स्ट्रा पेयरिंग कितनी हो रखी है यहाँ पे? 2। 3 नहीं है मैम 3 पेयरिंग में पेयरिंग में आएगा। अभी तो समझा के आई। एक्स्ट्रा पेयर कितने करवाए? ये तो वीक फील्ड लिगेंड में भी हो रही थी ना पेयरिंग। वीक फील्ड Okay. लिगेंड को, हाँ, वीक फील्ड लिगेंड से कंपेयर करो। वीक फील्ड लिगेंड में ऑलरेडी एक पेयरिंग हो रखी है, वो हमने नहीं करवाई, वो खुद ब खुद नीचे आएगा। तो एक्स्ट्रा तुमने पेयर कितने करवाए? राइट, जैसे मान लो मैं D6 बना रही हूँ, सपोज VBT में जाओ दोबारा, 1 2 3 4 5 6 है ना, राइट। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो वो कौन से को पेयर कराएगा? एक इसको पेयर कराएगा, एक इसको। तो तुमने खुद से कितने पेयर करवाए इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड? 2 कराए ना, दैट इज व्हाई 2 पेयर। क्लियर? यस मैम। अब तुम मेरे को करके दिखाओ D7 का फटाफट। मैं नहीं बना रही हूँ यहाँ पे, तुम मेरे को बताओगे T2G में कितने भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन और EG में कितने जाएंगे, वीक फील्ड लिगेंड में और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। चलो, निखिल आप मुझे बताओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कैसे फिल करोगे आप इलेक्ट्रॉन? निखिल क्लास में हो? यस मैम। बताओ। ध्यान कहाँ है भाई? सो रहे हो क्या? आप सुन ही नहीं रहे हो बिल्कुल भी, ऐसे मैम नहीं होता। हाँ, मैम पहले T2 वाले में भरेंगे फिर E वाले में। कितने भरोगे T2G में? नहीं पढ़ रहे भाई, ध्यान ही नहीं है बिल्कुल भी। पता नहीं क्या ही पढ़ाई हो रही है, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो इससे ज्यादा जरूरी है? जिसका हो गया है वो हैंड रेस कीजिए प्लीज। 14 स्टूडेंट, 15 16, वेरी गुड, वेरी नाइस। मैम वो T2 में 6 आएंगे और 1 2 3 4 5 6। अब कोई ऑप्शन नहीं है, एक ऊपर ही जाएगा। यस। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड में 1 2 3 4 5, कोई ऑप्शन नहीं है, नीचे आएंगे। तो CFSC कितनी आ रही है यहाँ की वीक फील्ड लिगेंड की, निकाल के बताओ। -0.8। -0.8। क्या आ रहा है क्या? -0.8। और यहाँ पे कितनी आ रही है? -1.8। ठीक है, आपको दिख रहा है D7 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या आ रही है और D7 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या आ रही है। अच्छा, पेयरिंग एनर्जी कितनी होगी? 1p। 1। समझ में आया? चलो अब फटाफट ना D8 D9 D10 निकाल दो मेरे को, फटाफट से निकाल दो, फटाफट से। इसमें भी वैसे तुम्हें पता चलेगा व्हेन यू फाइंड आउट द CFSC, डजंट मैटर व्हिच लिगेंड यू आर टेकिंग, CFSC विल रिमेन सेम, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम्हें खुद पता चले। चलो, ध्यान दो बच्चों, ठीक है?
वेरी गुड, जिनका हो रहा है बहुत बढ़िया। सबकी सीएफएससी सेम आ रही है ना डी8 में, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, है ना? कितनी आ रही है एक बार चैट में बताओगे? और पेयरिंग एनर्जी नहीं आएगी इसमें, राइट? पेयरिंग एनर्जी नहीं आएगी। वेरी गुड, -1.2 देन ओ आ रहा है। इसमें भी बताइए, D10 में तो 0 आ रही होगी, और इसमें बताओ D9 में। डेल ओ -0.6। ठीक है, डन। आ गया तुम्हें? बस 4 नंबर तुम्हारे, कोई कुछ बचा ही नहीं इसमें। और तुमने ये सीख लिया और तुम्हें ये पता चल गया कि लिगेंड स्ट्रोंग होगा या वीक होगा, तुम्हारे 4 नंबर पक्का। अब देखो क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग, राइट? चलिए आइए। मैम हाँ बेटा। मैम जैसे हमने D8 का निकाला तो उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट वाले वो Eg में जाएंगे, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसमें भी एक पेयर बन जाएगा ऊपर Eg में, या फिर वो ऐसे ही छोड़ना है? नहीं, सेम बनेगा। देखो, अगर मैं D8 में मान लो वीक फील्ड लिगेंड की तरह वीक फील्ड लिगेंड लेती हूँ और मैं पेयरिंग करवाती हूँ, मतलब इलेक्ट्रॉन भरती हूँ, तो कैसे फिल करूंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? और अगर मैं SFL लेती हूँ तो मैं कैसे फिल करूंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये दोनों सेम ही हो गए ना? ठीक है। मैम ऊपर वाले हमें पेयर नहीं कराने? नहीं, क्यों कराओगे? 8 ही तो इलेक्ट्रॉन है ना, 6 T2G में भर गए और Eg में 2 भर गए। सेम यहाँ पे भी यही हो रहा है। ठीक ओके है, मैम। सेम आएगा D8 D9 D10 का। अच्छा, D9 में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ भर जाएगा, यहाँ पे भी सेम होगा। D10 में क्या होगा? यहाँ भर जाएगा, राइट? चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो कि तुम्हारे प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया था, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है। अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द वन विच शोज 0 सीएफएससी, क्या हम आराम से निकाल सकते हैं? तुम बहुत आराम से निकाल सकते हो, बहुत आराम से। मैं करवाऊंगी ये। पहले में क्या है? Mn है, +3 में D4 है, इसमें D5 D7 और D6। वोटर कैसा लिगेंड है? वैसे तो चलो वीक ही लिगेंड है ये, राइट? लेकिन कोबाल्ट जब +3 है तो इसमें ये SFL की तरह बिहेव करेगा। बस ये बात पता होनी जरूरी थी। तुम्हारा सवाल हो चुका है सॉल्व। तो अगर तुम कोई भी ले लो, मान लो मैं B ले लेती हूँ, तो B में Fe3 + B5 में होगा, तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे CFSC क्या आएगी? 0 आएगी। बट अगर तुम D4 में देखोगे नहीं आएगी CFSC 0, ना ही तुम्हारी D7 में आएगी और ना ही तुम्हारी D6 में आएगी, राइट? तो आपसे पूछा था किस केस में 0 CFSC आएगी, तो हमारे बी ऑप्शन में CFSC 0 आएगी। तो ये जो कोबाल्ट +3 वाला केस है ना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सवाल करवाऊं? देखो, पहले एक काम करो, 13 वाला क्वेश्चन करो तुम, पढ़ना एक बार इसको।
कोबाल्ट +2 है और मैग्नेटिक मोमेंट 3.95 है, राइट। अब 3.95 का मतलब क्या है? हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 3 ठीक है, तो अब दो तरीके से आप D7 कर सकते हो। एक तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में 1 2 3 4 5 6 7, और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में और ईजी में एक। तो आप देख लो दोनों में से कहाँ पे है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैम? इस वाले में। तो जहाँ पे T2G में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे और ईजी में कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तब जाके हमारा 3 अनपेयर्ड आएंगे इलेक्ट्रॉन और इतना मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा। हाँ जी, ये सवाल हुआ, समझ में आया? और क्या नहीं आया वो भी बता दो। ठीक है, ऊपर वाला सवाल देखो, आपको बताना है किस केस में ये CFSC जो है वो विल बी इक्वल टू 0 होगी। तो आपको निकालना पड़ेगा, निकाल के देखो कहाँ पे आपका आएगा। और ये भी ध्यान रखना कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन वीक फील्ड लिगेंड है। ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हो आप। यशिता, आपको क्या लग रहा है? यशिता? मैम फोर्थ ऑप्शन। ओके, कमल आपको? मैम फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, ये वीक फील्ड लिगेंड है। अभी मैंने बताया Fe+3 D5 वीक फील्ड लिगेंड में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा और CFSC कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी? 0 आएगी। ये SFL होगा, EN भी SFL होगा, और ये अमोनिया भी क्या होगा? अमोनिया मन फेको, अगर तुम्हें याद हो Mn+2 Fe+2 कोबाल्ट +2 में मैंने कहा था अमोनिया विल बिहेव एज अ WFL। तो Fe+2 इज B6। तो यहाँ पे क्या आएगी? CFSC 0 तो नहीं आएगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट करके सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अभी मैं इसके क्वेश्चंस आपको नहीं दूंगी, पहले मैं थोड़े और क्वेश्चन कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में, देन फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगी। ठीक है, तो अभी मैं इसका CFT का नहीं दे रही क्योंकि अभी काफी कुछ है CFT में और पढ़ाने का। टेट्राहेड्रल भी आएगा, है ना, तो इट विल टेक टाइम। ठीक है, अच्छा एक चीज मुझे और बतानी थी तुम लोगों को, मेरे को बच्चे भागने लग जाते हैं। चलो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। मुझे बताना, एक बार याद दिलाना, प्रांशुल तुम्हें याद दिलाना क्योंकि तुमने रीच आउट किया था। आपके पेपर में एक क्वेश्चन था जहाँ पे सवाल ये था कि लेंथेनॉइड्स +3 क्यों दिखा रहा है, तो उसके कुछ ऑप्शंस लिखे हुए थे। चलो मैं अभी बता देती हूँ यार, क्या पता मैं भूल जाऊं। तो वहां पे मैंने कहा था C ऑप्शन कैन ऑल्सो बी करेक्ट, बताया था ना मैंने, C ऑप्शन ऑल्सो करेक्ट। उसमें ऑप्शन क्या था मैं बता देती हूँ। उसमें बोला था NS और N-1D में एनर्जी गैप ज्यादा होता है, यही कुछ ऐसा लिखा हुआ था, जिसकी वजह से F ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तब मैंने बोला था ये करेक्ट हो सकता है क्योंकि मेरे दिमाग में 4F और 5D के बीच का एनर्जी डिफरेंस चल रहा था, एकदम से दिमाग से मेरे NS जा रहा था। तो एक्चुअली में वो ठीक करोगे, ये जो C है ना वो ठीक नहीं हो सकता है। रीजन ये है, जैसे मान लो लेंथेनॉइड्स में हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, यस और नो, तो जो हमारा D और S वाला होता है ना, इसमें तो एनर्जी गैप हमारा कम होता है, लेकिन 4F और 5D में एनर्जी गैप ज्यादा होता है, जिसकी वजह से F वाला डीपली बरीड होता है। ठीक है, तो F ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो अगर वहां पे ये होता ना N-2F और N-1D तो ठीक होता वो, बट वहां पे एक्चुअली में NS था। ठीक है, जिसको मैं सॉल्व करा रही थी F वाला समझ के, बट ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। वैसे तो B वाज करेक्ट,
बट अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो तो इसको प्लीज आप ध्यान में रखना, ठीक है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होगी, ठीक है। तो मेरे रिकॉर्डिंग में भी आ गया ये वाला, तो अगर किसी को चेक करना हो आप देख सकते हो। तो ये एक बार सी वाला ऑप्शन आप देख लेना ध्यान से, और बी इसका आपका करेक्ट ऑप्शन था, वो बिल्कुल ठीक था, ठीक है। तो n-2f और n-1d में एनर्जी गैप ज्यादा होता है, ns और n-1d में कम होता है, तो वो उसका रीजन सही नहीं था, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे, फिर कल हमारी क्लास नहीं